नमस्कार नेपाली मित्रों। दोस्तों, नेपाल में भी अच्छे अच्छे देशभक्त लोग पाए जाते हैं जो अपने देश की प्रतिष्ठा बढ़ाने के लिए अपना पैसा तक खर्चा कर सकते हैं। मनीराम अधिकारी और दीपक लम्साल, ये दो ऐसे आदमी हैं जिनके बारे में नेपाल में चर्चा नहीं हो रही है। होनी चाहिए थी ऐसे लोगों के बारे में, क्योंकि इन्होंने नेपाल में टूरिज्म बढ़ाने के लिए भारत की यात्रा की। चीन, बांग्लादेश, सिंगापुर, थाईलैंड, यूरोप के कुछ देश, इतने देशों की यात्रा अपनी गाड़ी से ही कर ली। अब सोचिए, गाड़ी से जाने में इनको कितना पैसा लगा होगा और कितना कठिनाइयों का सामना करना पड़ा होगा। देखिए, ये लोगों का कहना है कि हमारा देश बहुत बढ़िया पर्यटक स्थल है और हमें इसका प्रचार करना चाहिए। इसके लिए अपनी गाड़ी के आगे नेपाल का झंडा रख रहे हैं, बुद्ध की मूर्ति भी रख रहे हैं और भी बहुत कुछ। यानी ये अपने यहाँ, ये विदेशों में जा रहे हैं, वहाँ के लोगों को ये संदेश दे रहे हैं कि नेपाल घूमने आइए। और इनका जिक्र सोशल मीडिया पे है ही नहीं। जिक्र नेपाल में उन्हीं लोगों का सोशल मीडिया पे है जो भारत को खूब गाली दे रहे हैं और भारत को गाली दे दे के नेपाल में खूब भ्रष्टाचार कर रहे हैं। जैसे ही भ्रष्टाचारी नेपाल में पकड़ने की बात होती है, वैसे ही वो भारत विरोधी भाषण दे देता है, जनता खुश हो जाती है और उसके भ्रष्टाचार को माफ कर देती है। बाकी वो पैसा वैसा खिला के अपने भ्रष्टाचार की फाइल बंद कर देता है। हाँ दोस्तों, मैं सही कह रहा हूँ। पिछले 5 साल 6 साल से देख रहा हूँ, नेपाल में जो बड़े भ्रष्टाचारी लोग होंगे वो भारत विरोधी बयानबाजी जरूर करते हैं ताकि जनता का उनको समर्थन मिल जाए। अभी रवि लामिछाने ने फाइलें खुलवानी चाहिए तो सरकार की भी धज्जियां उड़ गई। चलिए, जो भी है, हम बात कर रहे थे मनीराम और दीपक की। ये कम से कम अच्छा काम तो कर रहे हैं, ये फालतू की बातों में तो नहीं घूम रहे हैं। ये अपने देश की जीडीपी बढ़ाने के चक्कर में है और दुनिया को ये संदेश दे रहे हैं कि हमारा देश नेपाल बहुत खूबसूरत है। हाँ दोस्तों, सुंदर तो है, क्योंकि 8 बड़े हिमालय नेपाल में हैं। दुनिया में 10 बड़े पर्वत हैं, उसमें 8 नेपाल में। सोचने वाली बात है। सोचा कभी आपने? स्विट्जरलैंड में भी नहीं है। स्विट्जरलैंड भी सुंदर है, लेकिन वहां पे मानव निर्मित की वजह से वो ज्यादा सुंदर हो गया, ठीक है। और नेपाल जो है वो मानव निर्मित नहीं है, वो प्राकृतिक सुंदरता है उसके पास में। लेकिन हुआ क्या, स्विट्जरलैंड, अंग्रेजों के पास पैसा ज्यादा था तो उन्होंने स्विट्जरलैंड का खूब प्रचार किया। नेपाल ने कभी नेपाल का प्रचार नहीं किया। इस कारण नेपाल में पर्यटन कम आते हैं स्विट्जरलैंड की अपेक्षा। स्विट्जरलैंड में क्या है, पहाड़ों पे ट्रेनें जा रही है, ट्रॉली लगी हुई है, बस यही है वहां की सुंदरता। बाकी वो भी नेपाल जैसा ही है। झीलें हैं, बर्फ है, पहाड़ हैं, जैसे नेपाल में है वैसे ही स्विट्जरलैंड में है। लेकिन स्विट्जरलैंड को ज्यादा सुंदर बताया जाता है, कारण कुछ वहां पे मानव निर्मित चीजें हैं, कुछ ब्रिज हो गए, कुछ पहाड़ों पे ट्रेनें घुस रही है, कुछ ट्रॉलियां चल रही है। अब नेपाल में मुक्तिनाथ केबल कार परियोजना यदि बन गई तो नेपाल भी बहुत ब्यूटीफुल हो जाएगा, क्योंकि ये होगा, मुक्तिनाथ केबल कार जो है ये अचंबा होगा, दुनिया का आश्चर्य, स्ट्रेंजर जिसको बोलते हैं। ये 8वां अजूबा हो जाएगा। कैसे होगा? क्योंकि ये 70-72 किलोमीटर लंबी ट्रॉली होगी। इसमें ट्रॉली का रूट होगा और नीचे से जमीन से उठ के 3500 समुद्र तल से 3500 मीटर की ऊंचाई पर जाएगी। सोचिए, सोचा कभी आपने कि 70-72 किलोमीटर की केबल कार? सोचा? नहीं सोचा, है ही नहीं दुनिया में कहीं इतनी बड़ी। वियतनाम में सुनते हैं वो शायद 8 किलोमीटर की है। तो सोचिए, जब 70-72 किलोमीटर की केबल कार बनेगी नेपाल में, तो उसको देखने दुनिया के दूर दूर से लोग आएंगे, कारण वो पहाड़ों से बर्फ में चलेगी, बर्फीले एरिया में भी चलेगी और जो हरे भरे पहाड़ हैं उनमें भी चलेगी और फिर नीचे से उठेगी। तो वो एक प्रकार का अजूबा हो जाएगा। तो वो नेपाल में बनने की तैयारी हो रही है। 45 अरब रुपए उसका बजट लगभग पास हुआ है। अब बजट आएगा कहाँ से, इस पे बात विवाद चल ही रहा है। नेपाल का जो राष्ट्रीय गौरव है, मैं मानता हूं मुक्तिनाथ केबल कार परियोजना को, और आप लोग मानते हैं किसको? BRI को। BRI कभी नेपाल का गौरव नहीं हो सकता। वो नेपाल को केवल कर्जे के जाल में ही फंसाएगा, बात खत्म। लेकिन मुक्तिनाथ केबल कार परियोजना नेपाल का अपना गौरव है। दोस्तों, बात हो रही थी मनीराम और दीपक की और हमने टॉपिक चेंज कर दिया, हम सीधे मुक्तिनाथ केबल कार पे आ गए।
मुक्तिनाथ केबल कार को छोड़ देते हैं। हाँ, इतना जान लीजिए कि मुक्तिनाथ केबल कार परियोजना नेपाल का राष्ट्रीय गौरव है। ये बनता है तो नेपाल में पर्यटकों की संख्या बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी और इससे काफ़ी कमाई भी होगी नेपाल सरकार को। और कहीं ना कहीं कुछ न कुछ स्थितियों में नेपाल स्विट्जरलैंड को टक्कर देने की स्थिति में आ जाएगा, कुछ न कुछ। तो मनीराम और दीपक ये दोनों आदमी वही काम कर रहे हैं, दुनिया में घूम घूम के नेपाल के बारे में दुनिया को बता रहे हैं। अब तक ये 15 से ज़्यादा देश घूम चुके। अब इनका प्लान था भारत, भारत से पाकिस्तान, पाकिस्तान से ईरान, वहाँ से इराक, फिर वहाँ से इजराइल, सऊदी। लेकिन वहाँ पे पैलेस्टाइन वार चालू हो गई, इजराइल पैलेस्टाइन, इसलिए फिलहाल इनका कार्यक्रम स्थगित है। ये ईरान तक ही जाएंगे। देखिए, आप गहराई से यदि सोचेंगे और तब स्विट्जरलैंड और नेपाल के बीच में तुलना करेंगे आपस में, प्राकृतिक तुलनाएं, तो आपको नेपाल ज़्यादा सुंदर दिखाई देगा। क्योंकि नेपाल में स्विट्जरलैंड की अपेक्षा ज़्यादा झीलें मौजूद हैं, ज़्यादा हाइस्ट पे झीलें मौजूद हैं। माउंट एवरेस्ट है और भी 7 और माउंटेन हैं बड़े बड़े। लेकिन नेपाल ने इनका प्रचार नहीं किया। आपको पता होना चाहिए कि साउथ एशिया की जनसंख्या बहुत ज़्यादा है। नेपाल के अगल बगल 2 देश रहते हैं, भारत और चाइना। एक साइड पाकिस्तान भी है, एक साइड बांग्लादेश भी है। यानी कि बहुत ज़्यादा जनसंख्या जोड़ लीजिए आप, 3 अरब तो भारत और चाइना की हो गई लगभग, और 40 करोड़ बांग्लादेश और पाकिस्तान की लगभग। तो सोच लीजिए 2.5 अरब जनसंख्या तो नेपाल के नज़दीक रहती है। अगर नेपाल अपने पर्यटन स्थलों को ज़्यादा वीआईपी बना पाए, कुछ मानव निर्मित चीज़ें, तो इतने सारे लोगों के लिए स्विट्जरलैंड बेकार हो जाएगा और नेपाल अच्छा हो जाएगा, क्योंकि नज़दीक है। स्विट्जरलैंड जाने के लिए बहुत पैसा लगता है। अब भारतीयों को ही देख लीजिए, 1.5 अरब आदमी स्विट्जरलैंड जाएंगे तो लाखों रुपए चाहिए, नेपाल जाएंगे तो 10,000 में हो जाएगा, 20,000 में हो जाएगा। और स्विट्जरलैंड में भी लगभग वही देखने को मिलेगा जो नेपाल में देखने को मिलेगा। फिर भी भारत के लोग, चाइना के लोग स्विट्जरलैंड जाना ज़्यादा पसंद करते हैं, कारण वहाँ पे सुविधाएं हैं जो सुविधाएं नेपाल में नहीं हैं। आप स्विट्जरलैंड के किसी भी पहाड़ पे जा सकते हैं, वहाँ पे आपको सड़कों का जाल मिल जाएगा, लेकिन नेपाल में नहीं मिलेगा। स्विट्जरलैंड में आप अच्छी अच्छी पहाड़ियों पर चले जाएंगे, नेपाल में नहीं जा सकते क्योंकि जाने का साधन नहीं है। तो यही सारे साधन नेपाल को बनाने होंगे। जब ये सारे साधन नेपाल बना देगा, लगभग हर पहाड़ी पे पहुंचने का साधन, सड़कों का जाल, तो जाके पर्यटन में बहुत भारी बढ़ोतरी होगी। और ये भारी बढ़ोतरी 500 गुना 600 गुना भी ज़्यादा हो सकती है। और ऐसा मैं अकेले नहीं कह रहा हूँ, ऐसा नेपाल के विश्लेषक भी कह रहे हैं कि नेपाल अगर स्विट्जरलैंड जैसे सड़कों का जाल बिछा दे, या कुछ ट्रेनें या कुछ केबल कार नेपाल के पूरे माउंटेन रेंज में फैला दे, तो स्विट्जरलैंड से ज़्यादा पर्यटन नेपाल में आ जाएंगे, कारण साउथ एशिया की जनसंख्या बहुत ज़्यादा है। ये नेपाल के विश्लेषक भी कहते हैं और मैं भी कह रहा हूँ। धन्यवाद।